आइए दोस्तों, ये बिल्डिंग मटेरियल का तीसरा भाग है। इसमें हेडिंग का नाम है रॉ मटेरियल इन ब्रिक अर्थ, यानी जो मिट्टी है, ईंट बनाने वाली जो मिट्टी है, उस मिट्टी में क्या क्या कच्चे पदार्थ होने चाहिए उनके बारे में बात की गई है। तो देखते हैं, यहाँ ये टेबुलर फॉर्म में मैंने दर्शाया है। नंबर 1, पहले नंबर पे है सिलिका, जिसका सूत्र होता है SiO2। सिलिका की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 50 से 60% होनी चाहिए। जो हम ईंट बना रहे हैं उस ईंट में ये मात्राएं हैं, तो सिलिका की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 50 से 60% होनी चाहिए। इसका फंक्शन यानी इसका कार्य क्या है? मेंटेन शेप एंड साइज, यानी जो ब्रिक का साइज और शेप है उसको ये मेंटेन रखता है। यानी ब्रिक चौकोर है तो उसे चौकोर शेप देने में ये मदद करता है। डिफिशियंसी, यानी इसकी कमी हुई तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ एडहेसिव, यानी आसंजन बल जो है उसकी कमी हो जाएगी। और एक्सेस हुआ तो लॉस ऑफ कोहेजन, यानी अगर ज़्यादा हुआ तो लॉस ऑफ कोहेजन यानी संसंजन बल कम हो जाएगा। रिमार्क में लिख देंगे क्वांटिटी मेन रॉ मटेरियल के अनुसार ये फर्स्ट है, यानी क्योंकि ये ज़्यादा होता है मात्रा में, 50 से 60% होता है, इसलिए इसे क्वांटिटी के आधार पर फर्स्ट मटेरियल मान लिया जाता है। नंबर दूसरा, एल्यूमिना, इसका सूत्र होता है Al2O3, जो कितना होना चाहिए ब्रिक के अंदर? 20 से 30% होना चाहिए, यानी 20 to 30%। इसका फंक्शन क्या है? ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ब्रिक को, यानी गेन से। ये मेंटेन शेप है, जबकि ये क्या है? गेन शेप है। ये जो ईंट को शेप दे दी गई, ईंट को शेप देने में ये मदद करता है गेन शेप, और मेंटेन ये रखता है बाद में। ठीक है। डिफिशियंसी हुई तो क्या हो जाएगा? नॉट गेन शेप, लो प्लास्टिक ब्रिक अर्थ, यानी जो अगर कमी रही इसकी तो शेप को गेन नहीं कर पाएगी, जो ईंट की प्रॉपर शेप है उसे गेन नहीं कर पाएगी। और अगर ज़्यादा हो गया तो श्रिंकेज वार्पिंग हो जाएगी, यानी ज़्यादा हुई तो ईंट सिकुड़ जाएगी। क्वांटिटी रॉ मटेरियल सेकंड, यानी क्वांटिटी के आधार पर ये कौन सा मटेरियल है? सेकंड मटेरियल है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। तीसरा, लाइम CaO, इसमें फैट लाइम लेते हैं, यानी लाइम CaO। इसका सूत्र क्या है? CaO नॉट लेस देन 3%, यानी 3% से कम नहीं होना चाहिए, कोड कहता है, लेकिन हम 10% के आसपास लेते हैं। कंट्रोल रेट ऑफ श्रिंकेज, यानी जो सिकुड़ने की दर है उसको ये कंट्रोल करता है। अगर कम ही रही मिट्टी में तो क्या हो जाएगा? नॉट कंट्रोल श्रिंकेज, श्रिंकेज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और अगर ज़्यादा हो गया तो मेल्टिंग एट बर्निंग टाइम, यानी ईंट को पकाते समय ईंट मेल्ट हो जाएगी। और रिमार्क में लिख देंगे फ्लक्स मटेरियल। क्वेश्चन पूछता है निम्न में कौन फ्लक्स मटेरियल है, तो लाइम स्टोन, ये लाइम दिया रहेगा, ये फ्लक्स मटेरियल। अगला आयरन ऑक्साइड, ये भी फ्लक्स मटेरियल है, पर ऑप्शन में एक ही मिलेगा। इस तरह से आयरन ऑक्साइड Fe2O3 है, नॉट लेस देन 3%, यानी 3% से कम नहीं होना चाहिए। अबाउट 5 से 7% हम इसको लेते हैं। ये क्या करता है? हार्डनेस और रेड कलर, यानी ईंट को हार्डनेस प्रदान करता है, और जो ईंट का कलर लाल होता है वो इसी आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अगर कमी रही तो मतलब डिफिशियंसी रही तो ईंट का कलर येलो हो जाएगा, पीला हो जाएगा, और यदि एक्सेस ज़्यादा हो गया तो डार्क ब्लू हो जाएगा। ये भी फ्लक्स मटेरियल है। अगला देखिए, अगला है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया जो है, मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgO नॉट मोर देन 3%, यानी 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हार्डनेस प्रोवाइड करता ही है मैग्नीशिया भी। वीक इन हार्डनेस, अगर कमी रही तो वही हार्डनेस में कमी हो जाएगी, और अगर ज़्यादा हो गया तो डीके क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ, यानी क्वालिटी और स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी। 3% से कम नहीं होना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एल्कलीज में जैसे S⁻², SO2⁻², नाइट्रोजन यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नॉट मोर देन 4%,
ये जो एल्कलीज हैं ये 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इनका कोई कार्य नहीं होता है, इनका फंक्शन क्या है, तो कोई कार्य नहीं, और डिफिशियंसी कमी रही तो ये बेटर है, जितनी कम हो उतनी कम है, सही है। और अगर ज़्यादा हुई तो इफ्लोरेसेंस यानी जो ईंट में लोना है, ईंट में जो वाइट पैचेज आ जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, वो हो जाएंगे। तो ये पूछा जाता है इन्फ्लोरेसेंस किसके कारण होता है, तो एल्कली के कारण इस इन्फ्लोरेसेंस होता है। ये भी फ्लक्स मटेरियल है, 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला अदर मटेरियल में क्या क्या होना चाहिए। अदर मटेरियल जैसे एक्सटर्नल वाटर कंटेंट, इनऑर्गेनिक कंटेंट, कंकर, ये नॉट मोर देन 8%। 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनका कार्य कोई भी नहीं है, डिफिशियंसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा हो गए तो ये हार्मफुल हैं यानी हानिकारक हैं, 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के इस टेबल को 2-3 बार पढ़ना है, इससे 1-2 क्वेश्चन आना फिक्स रहता है परीक्षा में। इम्पोर्टेंट टेबल है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए आगे, चलिए सीव एनालिसिस ऑफ ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ जो ब्रिक की मिट्टी है उसका हम सीव एनालिसिस करें तो उसमें पाया जाता है या होना चाहिए क्ले की मात्रा 20 से 35%, सिल्ट की मात्रा 20 से 35%, यानी इन दोनों की मात्रा को मिलाएं तो लगभग 50% के आसपास होना चाहिए। और सैंड अकेली 35 से 45% यानी 50% के आसपास ये होनी चाहिए, और 50% के आसपास ये दोनों मिलकर होनी चाहिए। ग्रेवल की मात्रा इसमें 0% होनी चाहिए। अब देखिए लिमिट ऑफ ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ की लिमिट, ये फेज डायग्राम है जिसको हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें पहले जो होता है सॉलिड स्टेट होता है, फिर सेमी सॉलिड स्टेट होता है दूसरे नंबर पर, तीसरे पे प्लास्टिक स्टेट होता है, और चौथे नंबर पर फ्लो यानी लिक्विड फॉर्म आ जाती है। तो सॉलिड और सेमी सॉलिड के बीच की जो ये बाउंड्री है इसको श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। सेमी सॉलिड और प्लास्टिक के बीच की जो बाउंड्री है उसको प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। वो प्लास्टिक लिमिट और फ्लो के बीच की जो बाउंड्री है उसे हम लिक्विड लिमिट कहते हैं। तो जो सॉइल ब्रिक अर्थ की जो सॉइल है उसकी जो श्रिंकेज लिमिट है वो 15 से 25 के बीच होनी चाहिए, और प्लास्टिक लिमिट 7 से 13% के बीच होनी चाहिए। इसी तरह लिक्विड लिमिट जो है 25 से 38% के आसपास होनी चाहिए। ये एक फिक्स डेटा हैं जो याद रखने पड़ेंगे। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला सॉइल में याद किया होगा, नहीं किया होगा तो आगे सॉइल पढ़ेंगे तो देखेंगे। WW/WS होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। अब चलिए बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, यानी जो ब्रिक है उसके इंग्रेडिएंट की हमने बात कर ली। क्या क्या उसमें मटेरियल होने चाहिए, सिलिका कितनी होनी चाहिए, क्ले कितनी होनी चाहिए, आयरन ऑक्साइड, एल्कलीज, ये सब बात करने के बाद में अब ब्रिक को बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसके कुछ प्रोसेस हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ क्ले यानी जो मिट्टी है उसको तैयार करना है, मोल्डिंग ऑफ क्ले यानी जो मिट्टी है उसकी मोल्डिंग करनी है, फिर ड्राइंग करनी है यानी सुखाना है, और बर्निंग उसको भट्टे में ले जाके पकाना। ये 4 प्रोसेस है, यानी प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, ड्राइंग, बर्निंग। अब पहली देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले में फर्स्ट अनसॉइलिंग, दूसरी डिगिंग, तीसरी क्लीनिंग, चौथी वेदरिंग, पांचवी ब्लेंडिंग और छठी टेम्परिंग होती है। कभी कभी इसका क्रिम भी आ जाता है परीक्षा में मैच कराने के लिए। तो अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग। अब इनको आगे एक एक करके देखते हैं क्या होती हैं ये सब। ओके, अनसॉइलिंग देखते हैं। इन द फील्ड अप टू लेयर, इन द फील्ड टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज फुल्ली फर्टाइल लेयर, यानी जो खेत है उसकी जो ऊपरी लेयर है वो फुल्ली फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होती है। सो इट लिफ्टेड बिफोर डिगिंग, दैट कॉल्ड अनसॉइलिंग। सो इसे मतलब खुदाई से पहले इस लेयर को हम 200 mm तक खुरच के बाहर निकाल देते हैं, किसी कोने पर इकट्ठा कर देते हैं, जिसके बाद में अगर मिट्टी ज़्यादा गहराई तक खोदनी पड़े उसके बाद में से मिट्टी को फिर से फिल कर देते हैं, जिससे हमारा जो खेत है वो दोबारा से फर्टाइल हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम अनसॉइलिंग कहते हैं। यानी जो खेत है उसमें 200 mm की गहराई तक की मिट्टी को हटाकर किसी कोने पर इकट्ठा कर देते हैं,
जिससे बाद में हम इसी खेत में डालकर फिर से उपजाऊ कर लें। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अनसॉइलिंग कहते हैं। दूसरी देखिएगा डिगिंग। डिगिंग मतलब खुदाई होता है। आपको 3 फुट खोदना है, 4 फुट खोदना है, वो डिगिंग कहलाएगा। क्लीनिंग, रिमूवल ऑफ फिजिकल इम्प्योरिटीज़, यानी जो खेत है उसमें किसी पौधे की जड़ें हैं या घास की जड़ें हैं तो उसको रिमूवल, फिजिकल इम्प्योरिटीज़ को हटाना क्या कहलाता है? क्लीनिंग कहलाता है। अगली हेडिंग है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? देखिए, इन द वेदरिंग बी इंक्रीज वेदर रेजिस्टेंस एंड रिमूव सॉल्युबल साल्ट। जैसे मिट्टी इस तरह से एक ढेर बना लेते हैं, मिट्टी का ढेर बना के उसमें पानी भर देते हैं तो जो उसके अंदर अवांछनीय साल्ट हैं वो निकल जाते हैं, रिमूव सॉल्युबल साल्ट, और मिट्टी यहाँ रह जाती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? वेदरिंग बोलते हैं। चलिए ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग इज ए प्रोसेस इन विच बी टेस्टिंग एंड मिक्सिंग ऑल इंग्रेडिएंट इन प्रॉपर रेशियो इन आल्सो नोन एज नीडिंग। यानी ब्लेंडिंग एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। उसमें हम देखते हैं कि जो मिट्टी है उसमें सभी इंग्रेडिएंट यानी सिलिका, एल्यूमिना अपने प्रॉपर रेशियो में है या नहीं। अगर नहीं है तो उन्हें प्रॉपर रेशियो में ला के किसी को कम किसी को ज़्यादा करके इनको प्रॉपर रेशियो में लाया जाता है। इसी क्रिया को ब्लेंडिंग कहते हैं। ब्लेंडिंग मीन्स मिलाना होता है, इसी क्रिया को ब्लेंडिंग कहते हैं। और ब्लेंडिंग को ही नीडिंग कहते हैं। अब चलते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या होता है? इन द टेम्परिंग प्रोसेस वी जनरेट प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी इन ब्रिक। इट्स आल्सो नोन एज पगिंग। पगिंग प्रोसेस डन इन पग मिल। यानी जो टेम्परिंग है उसमें हम प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं, यानी पानी मिलाते हैं, उसमें पानी मिला के उसकी गुथाई करते हैं जिससे ईंट सांचे में ढलने लायक हो जाए। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? टेम्परिंग कहते हैं। और जो टेम्परिंग की प्रोसेस है एक पग मिल में होती है। पग मिल क्या है? कैपेसिटी ऑफ पग मिल इज 15,000 ब्रिक पर डे। यानी जो एक पग मिल की कैपेसिटी है वो इतनी ईंट की मिट्टी तैयार कर देती है जिससे 15,000 ब्रिक बना सकते हैं एक दिन के अंदर। देखिए चित्र पग मिल का। ये फाउंडेशन है पग मिल की जो 800 mm की होती है। ऊपर की ऊंचाई 1200 mm होती है। स्टील के एक ट्यूब में ये बंद रहती है इस तरह से। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। यहाँ से मिट्टी को डालेंगे और यहाँ से मिट्टी तैयार होकर बाहर निकलती है। ब्लेड लगे होते हैं, ब्लेडों को घुमाया जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसकी हाइट 2 मीटर होती है। जस्ट एक आइडिया दिया है मैंने पग मिल फिगर का। हम कब जान पाएंगे कि हमारी मिट्टी जो है ईंट बनाने के लायक हो गई है? तो इसके लिए ये है टेम्परिंग प्रोसेस इज प्रॉपर डन। यानी टेम्परिंग प्रोसेस प्रॉपर डन कब होगा? इफ़ ब्रिक अर्थ कैन बी रोल्ड इन स्मॉल थ्रेड ऑफ 3 mm डाया विदाउट ब्रेक। यानी हम मिट्टी का धागा, वो मिट्टी लेते हैं और मिट्टी लेने के बाद में इस तरह की मिट्टी को पतला सा बना लेते हैं और पतला सा बना के उसको ऐसे रगड़ के देखते हैं तो 3 mm का धागा बन जाए बिना टूटे हुए तो हम जान जाते हैं कि मिट्टी जो है हमारी ईंट बनाने के लायक हो गई है। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है मोल्डिंग। अब ब्रिक की करनी है मोल्ड। ब्रिक को क्या करना है? हमें सांचे में ढालना है। तो ब्रिक मोल्डिंग रेक्टेंगुलर शेप इन अ स्टैंडर्ड साइज बाई स्टैंडर्ड मोल्ड। यानी जो हमारे इंडिया में ज़्यादातर ईंट हैं उनको हम रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं। अदरवाइज बनाने को किसी भी शेप में बना सकते हैं। गोल ईंट भी बनाई जाती है ज़रूरत के अनुसार, लेकिन ज़्यादातर ईंटों को रेक्टेंगुलर शेप दी जाती है। मोल्ड इन स्टैंडर्ड मोल्ड टॉप एंड बॉटम ऑलवेज ओपन। जो मोल्ड, आप सांचे की बात करते हैं, मोल्ड जो स्टैंडर्ड मोल्ड हैं वो टॉप और बॉटम से खुले रहते हैं। साइज ऑफ मोल्ड मोर देन 8 to 12% ऑफ साइज ऑफ ब्रिक। यानी जो साइज ऑफ मोल्ड है हमारा वो 8 से 12% ब्रिक के साइज से ज़्यादा होता है। भी परीक्षाओं में आता है, कभी कभी 10 पूछ लेता है, 10 होता है, या 8 से 12% ज़्यादा होता है। मोल्ड 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वुडन, लकड़ी का मोल्ड। नंबर 2 स्टील मोल्ड। मोल्डलेस और प्लास्टिसिटी शीशम की ज़्यादा होती है, इसलिए हम शीशम का मोल्ड लेते हैं। लकड़ी में शीशम का, स्टील में 6 mm स्टील प्लेट। थिकनेस कम होने पर मुड़ जाएगा, ज़्यादा होने पर वजन बढ़ जाएगा, इसलिए हम 6 mm का लेते हैं। 6 mm का ही क्यों? तो थिकनेस कम होने पर मुड़ जाएगा, ज़्यादा होने पर वजन बढ़ जाएगा, इसलिए हम किसका लेते हैं? 6 mm का ही लेते हैं। चलिए मोल्डिंग प्रोसेस क्या है अब? मोल्डिंग प्रोसेस
एक होती है स्लोप मोल्डिंग, दूसरी होती है सैंड मोल्डिंग। मोल्डिंग प्रोसेस दो तरीके से करते हैं। स्लोप मोल्डिंग का मतलब मोल्डिंग इज डन बाई प्रॉपर ऑफ वाटर, यानी मोल्डिंग को करते समय उसमें अगर पानी का स्प्रे कर दें तो उसे स्लोप मोल्डिंग कहते हैं। बस पानी का स्प्रे क्यों करते थे उसमें? सरफेस स्मूथ आती है, बॉन्डिंग पीक हो जाती है। भाई स्मूथ जब सरफेस आएगी तो ईंट को जब दीवार में लगाएंगे तो बॉन्डिंग उतनी मजबूत नहीं रह पाएगी। सैंड मोल्डिंग क्या होती है? मोल्डिंग इज डन बाई सैंड, डन बाई स्प्रे ऑफ वाटर प्लस फाइन सैंड, यानी सैंड मोल्डिंग करते समय वाटर के साथ साथ हम फाइन सैंड को भी स्प्रे करते हैं। सरफेस इसलिए रफ हो जाती है और बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, यानी ईंट की सरफेस रफ रहेगी तो बॉन्डिंग मजबूत होगी। टाइप ऑफ मोल्डिंग, अब मोल्डिंग कितने टाइप की होती है देखिए। हैंड मोल्डिंग, हाथ के द्वारा मोल्डिंग। दूसरी मशीन मोल्डिंग। जो हाथ के द्वारा मोल्डिंग की जाती है उनमें फ्रॉग प्रेजेंट होता है। फ्रॉग जिसको दिल्ला कहते हैं, जिसको हम कंप्रेसिव टेस्ट कर रहे थे तब 1:3 में हमने भरा था, 1:3 के रेशियो से भरा था, उसी को फ्रॉग कहते हैं। और फ्रॉग मतलब हैंड मोल्डिंग में फ्रॉग रहेगा, और जबकि जो मशीन मोल्डिंग है उसमें फ्रॉग वायर कटिंग, यानी इसमें फ्रॉग नहीं रहता, ये वायर से कट की जाती हैं। तो हैंड मोल्डिंग में क्या, ग्राउंड पर भी बना सकते हैं इसको, टेबल पर भी बनाते हैं। ग्राउंड पर टास्क वर्क 750 ब्रिक पर डे, यानी एक मजदूर जो है 750 ब्रिक, 750 ब्रिक बना सकता है एक दिन में। और जो टेबल है फर्स्ट क्लास ब्रिक, ऑलवेज टेबल मोल्डिंग, यानी जो फर्स्ट क्लास ब्रिक हैं वो हमेशा टेबल मोल्डिंग पर ही बनाई जाती हैं। साइज ऑफ टेबल, जो टेबल का साइज है वो 2 मीटर गुणा 1 मीटर का रखा जाता है। 100 ब्रिक एक बार में, यानी 100 ब्रिक को इस टेबल पर एक बार में बना दिया जाता है। देखिए दूसरा, अब जो मशीन मोल्डिंग थी उसमें फ्रॉग नहीं रहता। मोइस्ट प्लस क्ले मोल्डिंग, प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग, गुड प्रोसेस। ये प्रोसेस तो गुड है, लेकिन क्या दिक्कत है इसमें? फ्रॉग नहीं है, जिससे इसकी जो मजबूती है कहीं ना कहीं वो कम रहती है। ड्राई क्ले मोल्डिंग कॉस्ट इफेक्टिव, यानी ये जो मशीन मोल्डिंग है इंडिया में इसलिए नहीं सक्सेस हो पाता क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। इंडिया में लेबर सस्ती है, इसलिए ज़्यादातर केसों में हैंड मोल्डिंग ही चलती है। चलिए ड्राइंग। आफ्टर मोल्डिंग रिमेन मॉइस्चर कंटेंट इन ब्रिक इज 7% से 30%, यानी मोल्ड करने के बाद जो मॉइस्चर कंटेंट है ब्रिक की सॉइल में वो 7 से 30% रहना चाहिए। आफ्टर ड्राइंग, यानी सूखने के बाद, रिमेन्स मॉइस्चर कंटेंट इन ब्रिक इज 2 से 3%, यानी जो ब्रिक सूख जाएगी उसके बाद में ब्रिक में मॉइस्चर कंटेंट 2 से 3% रहना चाहिए। अब ड्राइंग इसकी करते हैं, देखिए कैसे। ड्राइंग को 2 तरीके से किया जाता है, यानी ब्रिक को कैसे हम सुखा सकते हैं। तो 2 तरीके से सुखा सकते हैं, या तो आप नेचुरल सन ड्राई करिए, सूर्य की रोशनी में सुखाइए, आर्टिफिशियल ड्राइंग करिए। सन ड्राई में टाइम लगता है 3 डेज से 12 दिन, 3 दिन से 12 दिन, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड में। या आर्टिफिशियल ड्राइंग, ये तो आपने देखा ही होगा, खेतों में होती रहती है। आर्टिफिशियल ड्राइंग, हॉट फ्लोर ड्राइंग, और दूसरी है टनल ड्राइंग। हॉट फ्लोर ड्राइंग में रूम में ईंटों को बंद कर दिया जाता है 24 घंटे के लिए, और रूम टेम्परेचर को 120 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है, तो हॉट फ्लोर ड्राइंग हो जाती है रूम के अंदर। या टनल ड्राइंग, ये टनल प्रकार का एक भट्टा होता है, उसमें इनको रख दिया जाता है तो उसके अंदर ये ईंटें सूख जाती हैं। तो कुल मिला के ईंटों को सुखाना है, इंडिया में ज़्यादातर सन ड्राई ही है जो खेतों में रख के आराम से सुखा लेते हैं, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, वही कॉस्ट ज़्यादा आती है इसकी। अगला देखिए, वर्निंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए इन सब चीज़ों का, टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। वर्निंग जैसे मटेरियल है, ब्रिक है, सीमेंट है, लाइम है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 100% क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो मटेरियल ब्रिक, सीमेंट, लाइम। टेम्परेचर ब्रिक के लिए कितना, 900 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सीमेंट के लिए कितना, 1300 से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और लाइम के लिए 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहना चाहिए, यानी ब्रिक के लिए 900 से 1200, सीमेंट के लिए 1300 से 1500, लाइम के लिए 1500 से 1700। अब क्वेश्चन आ जाए बेस्ट टेम्परेचर फॉर ब्रिक बर्निंग, यानी बेस्ट टेम्परेचर क्या होगा ईंट बनाने के लिए। ऑप्शन में 900, 1000, 1100, 1200।
सभी हैं। अब इसकी रेंज 900 से 1200 है। जब मान लीजिए हमारा काम 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही चल जा रहा है तो ज़रूरी क्या है इस टेम्परेचर को हम 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएं जिससे अननेसेसरी फ्यूल खर्च हो, इसलिए हम 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर टिक लगा देंगे। 900 डिग्री सेंटीग्रेड सही हो जाएगा। ओके, तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।